नंदिनी उब्लिकास चैनल। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश बाल भारती उसका यूनिट 1 फर्स्ट पोएट्री 1.1 जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इसके पहले के और बाकी के जो स्टैंडर्ड्स के हैं और कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के 10th स्टैंडर्ड के भी स्पेशली मराठी और हिंदी के जो है कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ आप उसको अपने जो प्लेलिस्ट में है जाकर लॉग इन करके देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है सारे वीडियोस अच्छे से मिल जाए और आपका जो भी सिलेबस है वो बचा ना हो और एग्ज़ाम में आपको तैयारी करने में उससे काफ़ी मदद मिले। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस पोइट्री के साथ जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने। तो रविंद्रनाथ टैगोर हम सब जानते हैं उनको। ही वॉज, अभी उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को क्या वो समझ में आ जाए सारा पोएट्री जो है वो बहुत अच्छे से। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941। तो उनका बर्थ हुआ था 1861 में एंड ही पास्ड अवे इन 1941। Was the author of Gitanjali and is profoundly sensitive, fresh and beautiful verse। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, गीतांजलि जो है वो लिखा था और उसका जो प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स है वो उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913। तो वो पहले नॉन यूरोपियन थे लिटरेचर में जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। और वो कब जीता था उन्होंने, 1913 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। इन व्हाट, इन लिटरेचर। ठीक है, और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। तो अभी तक जो है 1913 में जो 1913 तक जो है जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में वो क्या थे, सारे यूरोपियन थे। और वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यूरोप से नहीं थे और उनको क्या मिला, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। देखा हाउ प्राउड इट इज फॉर अस। प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स का क्या मतलब है, बहुत सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील। फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स का जो गीतांजलि का एक ये है वर्स है, एक पैसेज है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम। ये जो पोएम है हम लोग जो यहाँ पे सीखने वाले हैं वो क्या है, हिज वन ऑफ द वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम। तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई और चर्चित ये पोएम है। It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English। तो ये जो पोएम है Where the Mind is Without Fear, ये ओरिजिनली कौन से लैंग्वेज में लिखी थी, बंगाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, ओरिजिनली बंगाली थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने पहले क्या किया था, ये पोएम बंगाली में लिखी थी और फिर खुद ही उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में इस पोएम को जो है ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग और एंथोलॉजी गीतांजलि। तो ये पोएम जो है वो कहाँ से ली गई है, गीतांजलि से है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो काव्य संग्रह जो है, एंथोलॉजी मतलब काव्य संग्रह जो है वो उससे इसको लिया गया है पोएम को। Tagore lived during the time when the India was ruled by the British। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनका आप देख सकते हो, ही पास्ड अवे इन 1941 और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947 में। तो इंडिपेंडेंस के पहले ही उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। इसके लिए उन्हें कभी इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला था। ठीक है, तो वो क्या हो गया था, वो कब थे, जब ही इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तभी वो जीवित थे। ठीक है, उन्होंने वही इंडिया एक्सपीरियंस किया था जो ब्रिटिशर्स के गुलामी में था। In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India। तो इस पोएम में जो है besides political freedom मतलब ब्रिटिश रूल से इंडिया को फ्रीडम तो चाहिए,
इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो फ्रीडम है वो चाहते ही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, ब्रिटिश रूल से निकल जाए। लेकिन वो इसी के साथ क्या करते हैं, गॉड को जो है, भगवान को अपील करते हैं, वो प्रे करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए इंडिया के, लेकिन साथ ही साथ सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम जो है इंडियन लोगों का, वो भी वो गॉड को क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे है। मतलब जो सामाजिक है, जो शैक्षणिक है, मतलब जो पढ़ाई से फ्रीडम आना चाहिए वो, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम जो है उसका भी क्या कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं भगवान को, ठीक है। फॉर हुम, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया के लोगों को ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिले ब्रिटिश रूल से, लेकिन सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम भी उनको मिले, ठीक है, ताकि सारे कैसे हो, एजुकेशन करके इंडिपेंडेंट हो, और सोशल में जो तभी सोशल प्रॉब्लम्स थी, जैसे जाति भेद थी, धर्म का भेद था, तो वो सब जो है सारा निकल जाए, सारे एक बन के रहे, एज ए ह्यूमन, एज इंडियन बन के सारे रहे। और इकोनॉमिक फ्रीडम भी, हर एक इंसान अच्छे से कमाता हो और अपना पालन पोषण बराबर से करे, और वो खुद ही क्या बने, इंडिपेंडेंट बने इकोनॉमिक टर्म्स में, ऐसा उनका इच्छा था, ठीक है। फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो अभी ये जो पोएट्री है हम लोगों ने स्टार्ट किया है करना, तो इसका अगर आप ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे एक बार ना, तो आपको समझ में आएगा कि दिस पोएट्री टॉक्स अबाउट द ड्रीम इंडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कैसा इंडिया चाहिए था, ये इसमें उन्होंने डेपिक्ट किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। उनका जो इच्छा था कि इंडिया ऐसा हो, ये देश जो है ऐसा बने, दुनिया ऐसी बने, ठीक है, ये उनका व्यू का डिपिक्शन है कि आइडियल कैसा होना चाहिए वर्ल्ड, वैसा, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। तो क्या कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि जहाँ पर माइंड जो है हमारा, दिमाग जो है वो बिना डर के होना चाहिए, और हेड इज हेल्ड हाई, मतलब जो सर है वो शान से ऊंचा होना चाहिए। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे ज्ञान जो है वो मुफ्त में आ रहा है, और मुफ्त कहिए या फिर इट्स मोर ऑन द लाइन्स ऑफ फ्लोइंग है, ठीक है, जहाँ पे लोग ज्ञान पाने के लिए खुद से आगे आते हैं, खुद ही इच्छित है ज्ञान पाने के, ऐसा उन्होंने क्या किया है, इमेजिन किया है वर्ल्ड। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पे दुनिया के कुछ कुछ हिस्से नहीं बने हुए हैं, कि कुछ कुछ चीज़ों पे बेस्ड जो होता है, कभी जाति पे, धर्म पे, कभी इकोनॉमी पे बेस्ड जो टुकड़े हुए हैं दुनिया के, वो नहीं चाहते कि वो हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, तो दुनिया के टुकड़े टुकड़े ना हुए हो किसी भी चीज़ को आधार बनाकर, मतलब किसी भी इशू को आधार बनाकर, दुनिया कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो ये जो है ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, तो अगर कुछ भी ये रहेगा तो कैसे हम लोग उसको अगर हम लोग को हिस्से कर रहे हैं तो कुछ तो चीज़ रहेगी ना बीच में, तो हिस्से कैसे होंगे, हिस्से डिनोट करने के लिए कुछ तो चाहिए। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब डोमेस्टिक वॉल्स एज इन, हम लोग को यहाँ पे देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन द सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप इसको लिटरली देखोगे तो कुछ भी चीज़ का हिस्सा करने के लिए हम लोग को उसमें दरार डालनी पड़ती है ना, कुछ रखना पड़ता है, दीवार डालनी पड़ती है, ठीक है, ये उसका मीनिंग हुआ। लेकिन इन अ ब्रॉडर सेंस जो इसको किसी चीज़ की यहाँ पे उपमा दी गई है, तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स किसे कहाँ है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहाँ है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, कलर, इस पे जो दुनिया विभाजित हो गई है आज, ये जो सारी क्राइटेरियाज है, इसको वॉल्स कहा गया है,
ठीक है, ये क्राइटेरियाज को यूज करके ही क्या हुआ है, दुनिया के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habit। तो जहाँ पर words come out from the depth of truth का क्या मतलब है, जहाँ पर सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग सच बोल रहे हैं, जहाँ ऐसा दुनिया जहाँ पे सिर्फ सच्चाई ही प्रिवेल करती है, ठीक है, सिर्फ सच्चाई ही वहाँ पे जिंदा रहती है, कहीं पर भी झूठ गुनाह ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा उनको वर्ल्ड चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अगर आप इसको लिटरली देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि इंसान जो है, लोग जो है, दुनिया बिना थके क्या करनी चाहिए, उसको प्रयास करता रहना चाहिए। टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग मतलब क्या, प्रयास करते रहना, हाँ, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और वो वही बिना थके अगर हम लोग प्रयास करते रहे तो क्या हो जाएगा, हम लोग परफेक्शन को अचीव करेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम लोग को मीनिंग दिया हुआ है। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का क्या मतलब है, देखते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल। तो अगर हम लोग कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, बिना थके मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को परफेक्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कंटिन्यूस टायरलेसली स्ट्राइव करेंगे अच्छा करते रहने का, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है हम लोग परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। Where the clear stream of reason has not lost its way। तो जो रीजन का क्या कहते हैं, मतलब क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब एक अच्छे तरीके से सोच विचार करने जब लगेंगे लोग, और ये जो घुमा फिरा की चीज़ें करना, गलत काम करना, झूठ बोलना, ये सब जहाँ पर नहीं होगा वैसा, तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब एक सही राह पकड़ना, हर एक सही कारण से चलना, सही दिशा में चलते रहना, ये कहाँ पर क्या नहीं हो गया है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, तो उसे कहा गया है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ठीक है। तो वो जो है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, उसे कहा गया है कि अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉर्ट ऑफ जो है, उन्होंने एक उपमा अलंकार जैसा यूज किया है, अपना थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने स्ट्रीम का एक जो है सहारा लिया है, उसको कैसे कहते हैं, जैसे उसको एक उपमा में बदल दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो जहाँ पे दिशा जो है हमारी रीजनिंग की, रैशनैलिटी, इंसान के सोचने समझने की जो दिशा है, वो दिशा जो बहती नदी होगी सोचने समझने की, वो जो है अपनी दिशा नहीं भूल देनी चाहिए, ठीक है। तो इंसान को सही रास्ते पे, बराबर रास्ते पे ही सोचना है, और अपना दिशा भटकना नहीं है सोच का, ठीक है। गलत जगह पे नहीं जाना है, गलत काम नहीं करना है, ये उनका आइडियल वर्ल्ड का जो है विजन है। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो ये जो स्ट्रीम है, ये जो नदी है सही समझदारी की, सोच विचार की, वो कहाँ नहीं जानी चाहिए, ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट। ड्रेरी डेजर्ट का क्या मतलब है, सूखा हुआ जो वाळवंट है, सूखा हुआ जो डेजर्ट है, रेगिस्तान जो है, वहाँ पे वो नहीं भटकना चाहिए। अभी ये सूखा हुआ रेगिस्तान किसका कहा गया है, डेड हैबिट। डेड हैबिट का क्या मतलब है, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। तो जो सारे पुराने गलत कस्टम्स थे, जो गलत नहीं कहा जा सकता, वो शायद वो टाइम पे रेलेवेंट भी होंगे, लेकिन जो पुराने हैं, जो अभी रेलेवेंट नहीं है, और अभी जो है अभी के ज़माने में वो हार्मफुल साबित हो रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमारी समझदारी को बराबर से काम करना चाहिए। हम लोग को ये जो पुराने गलत आदत है उसमें नहीं पड़ना है, ठीक है। तो डेड हैबिट का क्या हो गया है, ड्रेरी डेजर्ट हो गया, और हमारी समझदारी को अपनी दिशा भटक कर सही दिशा से
चलते थी वो दिशा भटक कर ऐसे बुरे आदतों के, गलत आदतों के क्या नहीं जाना है, अधीन नहीं जाना है, अपना दिशा नहीं भटकना है। तो उसे सीधा सीधा ही अपने सही दिशा में चलते रहना है हमारी समझदारी को, ठीक है। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। तो जहाँ पर आपका जो माइंड है, दी का ओल्डन इंग्लिश में क्या मतलब होता है, दी का मतलब होता है यू। तो जहाँ पर भी आपका माइंड जो है, आप जब माइंड को डायरेक्ट कर रहे हो आगे जाने के लिए, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ठीक है। तो जहाँ पर आप अपने माइंड को डायरेक्ट करोगे इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब जो हमेशा बढ़ता ही रहता है ऐसा थॉट एंड एक्शन, एज इन हमारा जो विचार है वो विचार एकदम खुले होने चाहिए। हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो नए एक्सपीरियंसेस के लिए नए थॉट्स को वेलकम नहीं कर सकते, नैरो थिंकिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग को एवर वाइडनिंग थिंकिंग रखना है, एवर वाइडनिंग एक्शन रखना है, हो सके उतना सोशल होना है, खुद का तो देखना है लेकिन साथ में दूसरों का भी भला देखना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। और हमारे थॉट्स भी जो है वो अकोमोडेटिव होने चाहिए ऐसे चीज़ों के लिए। कुछ भी अच्छा अगर नया सीखने को मिले तो हमें क्या करना है, सीखना है। तो हमारा जब भी माइंड हम लोग लीड करेंगे फॉरवर्ड, तो आगे जब भी हम लोग जाएंगे अपने माइंड को ट्रेन करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तभी हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम लोग एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन को खुद में अकोमोडेट कर सके, अडेप्ट कर सके, ठीक है, वहाँ पर इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तभी हम लोग कहाँ जाएंगे, हेवन ऑफ फ्रीडम में। तो यहाँ पे देखिए पहले एवर वाइडनिंग का भी हमें मीनिंग दिया गया है, वो क्या है, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक। तो जैसे मैंने आपको कहा हमारे विचार जो है, एक्शंस जो है वो अकोमोडेटिव होने चाहिए, वो विस्तार होना चाहिए उनका, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। और हमारे व्यूज़ जो है वो नैरो नहीं होने चाहिए। हम लोग को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है तो सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो सीखना चाहिए जो अच्छा होगा हमारे लिए और दूसरों के लिए भी, कुछ बुरा सीखना नहीं है, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स while respecting those of others। तो जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुड थॉट्स है हमारे माइंड में, गुड वर्ड्स है, हम लोग अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरों का भी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा करने के लिए हम लोग दूसरों का बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया है, वो क्या होगा, हेवन ऑफ फ्रीडम होगा। तो हम लोग चाहे हमारी मर्जी से रह सके, सब अच्छा बोल सके, सुन सके, कह सके, ठीक है, और सोच सके, अच्छा कर सके, भलाई कर सके, वहाँ पे माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो जैसे मैंने आपको कहा था ये क्या है, ये उनका एक आइडियल वर्ल्ड का जो है डिपिक्शन है। तो वो क्या कर रहे थे, हम लोग को जैसे ऊपर कहा गया था डिस्क्रिप्शन में कि वो भगवान को जो है वो अपील कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान को क्या लिखा है, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो उन्होंने कहा है वहाँ मेरी कंट्री क्या होनी चाहिए, जागनी चाहिए। वहाँ पे वो वहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि जब भी इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग, जब भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे अच्छे से, जैसे हम लोग को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस तो मिल गया, तो वो एक इंडिपेंडेंट अलग होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जो उन्होंने डिपिक्ट की हुई है कि सारा जो नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट्स फॉर द वर्ल्ड। तो सारा जो दुनिया है वो एक होना चाहिए, इट शुड बी वन वर्ल्ड टुगेदर। तो इट शुड नॉट बी, भले ही टेरिटोरियल बेसिस पे अलग होगा हर एक कंट्री फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो है भावना से सारे एक दूसरे का हित सोचना चाहिए और सारे एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। किसी को कम या ज़्यादा का दर्जा ना हो, सारे कैसे हो बंधु भाव से रहे, प्यार से रहे, ये उनका कहना है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनका जो कंट्री है, उनका जो घर है, इंडिया है, वो कहाँ क्या हो, ऐसा जगह में जो उनका आइडियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ऐसी जगह में, ऐसी दुनिया में
उनका कंट्री क्या होना चाहिए, उठना चाहिए, जागना चाहिए। ठीक है, बहुत मीनिंगफुल और एकदम ब्यूटीफुल पोएम है। आई होप मैंने अपना पूरा एबिलिटी से ट्राई किया है कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊँ। बहुत डीप मीनिंग है पोएम का, बहुत प्यारा पोएम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, उतना आपको जो है अंडरस्टैंडिंग उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा इस पोएम के बारे में। ठीक है, इस पोएम की क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगली वीडियोस में जो है अपलोड कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन आइकॉन टैप नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जो है वीडियो अपलोड करने के वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, मतलब इमीडिएटली आप जैसे ही वीडियो यहाँ से आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, इस वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और नोटिफिकेशन का आइकॉन आप टैप कर देना जैसे मैंने अभी आपको बताया। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी सजेशन है सब्जेक्ट का, टॉपिक का, तो आप दे सकते हो। हम लोग उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप एक थैंक यू तो लिख ही सकते हो, राइट। ओके देन, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।